हेलो स्टूडेंट्स। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसके अंदर हमने मरुस्थल और अरावली को कंप्लीट कर लिया था। अब तीसरा देखने जा रहे हैं, क्या पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, सबसे पहले इसका भूभाग देख लेते हैं। तो इसका भूभाग है 23.30%। भूभाग कितना है? 23.30% पर यह मैदानी प्रदेश फैला हुआ है। इसके अंदर कितने जिले आते हैं? तो इसके अंदर 10 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 10 जिले। जनसंख्या यहाँ पर 39% निवास करती है। 10 जिले आते हैं और जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। निर्माण नियोजोइक या चतुर्थ महाकल्प के प्लीस्टोसीन युग में गंगा, यमुना और नदियों के द्वारा लाई गई मृदा के जमाव से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण कैसे होता है? नियोजोइक या चतुर्थ महाकल्प के प्लीस्टोसीन युग में गंगा, यमुना नदियों के द्वारा यहाँ पर लाई गई मृदा के जमाव से क्या होता है? मैदानी प्रदेश का निर्माण होता है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व की 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। तो यह किसके द्वारा विभाजित है? पश्चिम से पूर्व की 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा यह मैदान विभाजित है। सर्वाधिक कुओं का प्रचलन इसी प्रदेश में है। तो मैदानी प्रदेश के अंदर क्या है? सर्वाधिक कुएं पाए जाते हैं। भारत के उत्तर के विशाल मैदान का उदाहरण है। और यह भारत के जो विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है, उसका उदाहरण है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? तो मैदानी प्रदेश के अंदर। राजस्थान का पूर्वी द्वार कहते हैं इसको। इस मैदानी प्रदेश को 3 बेसिनों में पढ़ेंगे। कितने बेसिनों में? 3 बेसिनों में। पहला आता है माही बेसिन। माही बेसिन के अंदर जिले कौन से आएंगे? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। माही बेसिन में कौन कौन से जिले आएंगे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसके अंदर व्याघ्र घाट या वागड़, बघेरे या व्याघ्र की अधिकता के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को व्याघ्र घाट कहा जाता है। तो कौन से क्षेत्र को व्याघ्र घाट कहा जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को व्याघ्र घाट कहा जाता है। फिर देखते हैं छप्पन का मैदान। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच माही नदी के तटवर्ती क्षेत्र में 56 गांव या नदी नालों का समूह है। तो छप्पन का मैदान कहाँ फैला हुआ है? बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच माही नदी के तटवर्ती क्षेत्र में 56 गांवों का एक समूह होता है, या नदी नालों का समूह। उसे क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। तो ये 56 का मैदान पूछा जाता है, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच फैला हुआ है। अगला आता है भाटी का मैदान। अब भाटी का मैदान जाखम, सोम, माही नदियों के मध्य का मैदान है, जो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्थित है। भाटी का मैदान कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर स्थित है भाटी का मैदान। और कौन कौन सी नदियों के मध्य का मैदान है? तो सोम, जाखम और माही नदियों के मध्य का मैदान है। कांठल का मैदान। कांठल का मैदान कंठ प्लस अल यानी किनारे की भूमि। कांठल का मतलब क्या होता है? किनारे की भूमि। माही नदी का प्रतापगढ़ में तटवर्ती भाग कांठल कहलाता है। तो कांठल भाग कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर। जो माही नदी का प्रतापगढ़ के अंदर जो किनारे की भूमि है या तटवर्ती भाग है, उसको क्या कहते हैं? कांठल का मैदान। अगला आता है बनास बेसिन। अब बनास बेसिन, ये इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। बाणगंगा बेसिन, और बाणगंगा बेसिन में आता है जयपुर, दौसा और भरतपुर। बनास बाणगंगा बेसिन, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और टोंक। बनास बाणगंगा बेसिन में कौन से जिले आएंगे? जयपुर, भरतपुर, अजमेर और टोंक। अब देखते हैं बनास का मैदान। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं मेवाड़ का मैदान। अब मेवाड़ के मैदान के अंदर आएंगी चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर। मेवाड़ का मैदान मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। फिर आता है मालपुरा का मैदान। और बनास नदी निर्मित मालपुरा टोंक से करौली के मध्य स्थित उपजाऊ मैदान कहलाता है। बनास नदी से निर्मित है और मालपुरा टोंक से करौली के मध्य स्थित उपजाऊ मैदान होता है। फिर आता है खैराड़। जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य स्थित उबड़ खाबड़ भूमि।
तो जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य जो उबड़ खाबड़ भूमि स्थित है उसे क्या कहते हैं? खैराड़। क्या कहते हैं? खैराड़। पिंड मांड का मैदान, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान। तो पिंड मांड का मैदान कहाँ फैला हुआ है? राजसमंद से भीलवाड़ा के बीच में। अब देखते हैं बाणगंगा बेसिन, इसमें रोही का दोआब। अब ये रोही का दोआब पढ़ेंगे। बाणगंगा नदी निकलती है, बाणगंगा नदी किसके अंदर जाके मिलती है? यमुना नदी के अंदर। और इसके बाणगंगा नदी जहाँ से ये जो बाणगंगा नदी का जो मैदान होता है उसे क्या कहते हैं? रोही का दोआब। यह जयपुर से भरतपुर के मध्य फैला हुआ है, जयपुर और भरतपुर के मध्य। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सरसों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सरसों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं चंबल बेसिन। चंबल बेसिन करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। कौन से जिले आते हैं? करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। बीहड़ या उत्खात भूमि या बेडलैंड टोपोग्राफी, चंबल नदी द्वारा अवनालिका प्रदन से निर्मित कंदरा युक्त भूमि क्या कहलाती है? बीहड़ कहलाती है। तो चंबल नदी द्वारा अवनालिका प्रदन से निर्मित होती है और यहाँ कंदरा युक्त भूमि क्या कहलाती है? बीहड़ कहलाती है। बीहड़ का ऊपरी भाग डांग कहलाता है। बीहड़ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो यह डांग कहलाता है। तथा दो डांग के मध्य कंदराओं को खो कहते हैं और दो डांग के मध्य कंदरा को क्या कहते हैं? खो कहते हैं। तो ये डांग हो गए और ये क्या हो गए? खो। दो डांग के मध्य क्या हो गए? ये खो हो गए। कंदरा युक्त भूमि क्या कहलाती है? बीहड़ कहलाती है। तो ये कंदरा युक्त भूमि क्या कहलाती है? बीहड़ कहलाती है। कुल बीहड़ भूमि कितनी है? तो कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है? 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। सर्वाधिक बीहड़ कहाँ मिलते हैं? तो धौलपुर के अंदर मिलते हैं। और बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार अगर पूछा जाए तो ये सवाई माधोपुर के अंदर। सर्वाधिक बीहड़ तो आ जाएंगे धौलपुर के अंदर और बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार अगर पूछ ले तो वो आ जाएगा सवाई माधोपुर के अंदर। बीहड़ का निम्न भूमि भाग, बीहड़ का जो निम्न भूमि भाग होता है, नीचे का भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे खादर कहते हैं। तो ये दो डांग के अंदर जो ये बीहड़ क्षेत्र है इसके अंदर जो निम्न भूमि भाग होता है उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। करौली को बीहड़ या डांग की रानी कहते हैं। तो डांग की रानी किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? करौली को। करौली को बीहड़ या डांग की रानी कहते हैं। काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पूर्वी मैदान खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है। यहाँ पर खनिज बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है? खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश होता है। सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश अथवा जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र ये होता है। तो मैदानी क्षेत्र के अंदर क्या होता है? सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश होता है और सर्वाधिक जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र कहलाता है। तो ये मैदानी प्रदेश हो गए। अब देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। जनसंख्या कितनी निवास करती है यहाँ पर? तो लगभग 11% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। कुल भूभाग कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो 6.29% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। कुल जिले, तो जिले 4 जिले आते हैं इसके अंदर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इन चारों जिलों को मिलाकर किसका निर्माण होता है? हाड़ौती के पठार का। इसका विस्तार 23 डिग्री 51 मिनट से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 75 डिग्री 15 मिनट से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। तो ये क्या हो गया? इसका विस्तार हो गया 25 डिग्री 51 मिनट से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश एंड 75 डिग्री 15 मिनट से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। हाड़ौती पठार की उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प यानी मीसोजोइक एरा के क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। अब देखते हैं इसके आगे देखते हैं हाड़ौती पठार की ये उत्पत्ति दिखाई गई है। जैसे बेसाल्ट चट्टान, ये इसका ठोस है, ये जैल भाग है और ये फिर से ठोस भाग है। तो बेसाल्ट चट्टान किससे बनी होती है? सियाल, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम या बलुआ पत्थर, जैसे सिलिका भी कहते हैं, एल्यूमिनियम बॉक्साइड, इस परत को क्या कहते हैं? निफ्फे कहते हैं, निकल प्लस आयरन।
इस प्रदेश में यानी पठारी प्रदेश में काली मिट्टी वर्टिसोल मिट्टी मिलती है। ये पूछा जाता है वर्टिसोल मिट्टी कौन से प्रदेश में मिलती है, तो हाड़ौती के पठार के अंदर। काली मिट्टी के काले रंग का प्रमुख कारण उसमें लोहे के मैग्नेटाइट व एल्यूमिनियम के टिटेनोफेरस अयस्क के कारण होता है। तो एक्चुअल में काली मिट्टी के काले रंग होने का प्रमुख कारण क्या होता है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लोहे के मैग्नेटाइट और एल्यूमिनियम के टिटेनोफेरस अयस्क पाए जाते हैं, जिसके कारण उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। काली मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में खेतों में जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए काली मिट्टी डाली जाती है। पश्चिमी राजस्थान में खेतों में जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी मिट्टी डाली जाती है, तो काली मिट्टी डाली जाती है। हाड़ौती के पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर होता है, दक्षिण से उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल होता है। सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला प्रदेश, तो सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला प्रदेश कौन सा है, हाड़ौती का पठार। राजस्थान में जलीय अपर्दन की समस्या से ग्रसित प्रदेश, जलीय अपर्दन की समस्या से ग्रसित प्रदेश है, और यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वर्षा मानसून के ठहराव वाला भौतिक प्रदेश होता है। तो इस पठारी प्रदेश में क्या होती है, सर्वाधिक तो आर्द्रता पाई जाती है, सर्वाधिक यहाँ पर वर्षा होती है, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, और मानसून के ठहराव और सर्वाधिक मानसून यहाँ पर ठहरता है, और मानसून के ठहराव वाला ये भौतिक प्रदेश होता है। लावा निर्मित संरचना है इसकी। इस पठारी प्रदेश के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर महान सीमा भ्रंश जीबीटी स्थित है, जो इस प्रदेश को अरावली से अलग करता है। किससे अलग करता है, अरावली से। जीबीटी अरावली को विंध्याचल से अलग करता है, और जीबीटी अरावली को विंध्याचल से अलग करता है। इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर है। इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर। हाड़ौती का पठार दो भागों में बटा हुआ है, एक तो विंध्यन कंगार क्षेत्र और एक होता है दक्कन का पठार। तो विंध्यन कंगार क्षेत्र आता है कोटा, बूंदी और बारा के अंदर। तो विंध्यन कंगार क्षेत्र पूछ ले तो किस में आता है, कोटा, बूंदी, बारा। और ये दक्कन का पठार किस में आता है, ये झालावाड़ क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये ध्यान रखना, विंध्यन कंगार भूमि के अंदर झालावाड़ क्षेत्र नहीं आएगा, और झालावाड़ किसके अंदर आएगा, तो झालावाड़ में पाया जाता है दक्कन का पठार। और ये भी दो टाइप का होता है, एक तो इसको झालावाड़ का पठार और एक होता है डग गंगधर प्रदेश। डग गंगधर प्रदेश काफी बार पूछा जाता है, डग गंगधर प्रदेश झालावाड़ के अंदर स्थित है। विंध्यन कंगार क्षेत्र, इसके अंदर हम देखते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। सबसे पहले क्या देखते हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बूंदी के अंदर पाई जाती है। बूंदी की पहाड़ियां या अर्धचंद्राकार पहाड़ियां भी कहते हैं इनको। इनकी सबसे ऊंची चोटी सतुर बूंदी में 353 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है, सतुर चोटी है वो 353 मीटर ऊंची है। कहाँ पाई जाती है, बूंदी के अंदर। बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतुर। इसमें 4 दर्रे आते हैं। कौन कौन से दर्रे आते हैं, बूंदी, जैतावास, रामगढ़, खटगढ़ और लाखेरी के अंदर। कितने दर्रे हैं इसमें, 4 दर्रे आते हैं, बूंदी, जैतावास, रामगढ़, खटखट और लाखेरी। तो ये दर्रों के नाम हो गए। फिर आते हैं रामगढ़ की पहाड़ियां, और ये रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, बूंदी के अंदर पाई जाती है। घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है। घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, तो बूंदी के अंदर पाई जाती है रामगढ़ की पहाड़ियां। कारण क्या होता है इसका, उल्कापिंड से निर्मित संरचना खगोलीय घटना का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, खगोलीय घटना का उदाहरण है। तो उल्कापिंड से इसकी संरचना निर्मित हुई थी, और एक घोड़े के नाल के आकार की जैसी है। राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल रामगढ़ पहाड़ियां है। तो राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल पूछ ले तो वो कौन सा है, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। तो ये रामगढ़ की पहाड़ियां हो गई बूंदी के अंदर। फिर देखते हैं कुंडला की पहाड़ियां, और कुंडला की पहाड़ियां होती है कोटा के अंदर। इंपॉर्टेंट है कुंडला की पहाड़ियां कोटा के अंदर। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा, झालावाड़ के अंदर पूछी जाती हैं। कुंडला की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो कोटा के अंदर। रामगढ़ की पहाड़ियां बूंदी के अंदर, और मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ के अंदर। इसकी सबसे ऊंची चोटी चांदबाड़ी कोटा के अंदर स्थित है, 519 मीटर ऊंची है।
कितनी ऊंची है? 519 मीटर या 517 मीटर भी है, या तो 519 या 517 मीटर। नदी निर्मित मैदान अब देखते हैं। चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान शाहबाद उच्च भूमि, और शाहबाद उच्च भूमि कहाँ स्थित है? बारा के अंदर स्थित है। समुद्र तट तल से 300 मीटर ऊंची, कितनी ऊंची है? समुद्र तल से 300 मीटर ऊंची है, और इसका सर्वोच्च शिखर काम्बा बारा 456 मीटर ऊंचा है। तो शाहबाद उच्च भूमि का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? काम्बा बारा के अंदर काम्बा बारा है, जो 456 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 456 मीटर ऊंचा है। फिर हम देखते हैं इसके अंदर दक्कन का पठार, और दक्कन के पठार के अंदर झालावाड़ के अंदर आता है। दक्कन का पठार कहाँ आता है? तो ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। और ये दक्कन का पठार भी 2 भागों के अंदर है, एक तो झालावाड़ का पठार और एक है डगगंगदर प्रदेश। इंपॉर्टेंट, डगगंगदर प्रदेश। झालावाड़ का पठार यह मालवा पठार का उत्तरी भाग होता है। मालवा के पठार का उत्तरी भाग होता है, इसको झालावाड़ का पठार बोलते हैं। डंगगंगदर प्रदेश झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित 450 मीटर ऊंची भूमि होती है। तो ये जो डगगंगधर प्रदेश है, यह झालावाड़ के कौन से साइड स्थित है? ये दक्षिण पश्चिम में स्थित होता है, और लगभग 450 मीटर ऊंची भूमि होती है ये। हाड़ौती पठार को बूंदी जिले में आड़ावल का पठार भी कहते हैं, और इस हाड़ौती पठार को बूंदी जिले के अंदर क्या कहते हैं? आड़ावल का पठार। पूछा जाता है ये आड़ावल का पठार कहाँ स्थित है? तो जो ये हाड़ौती का पठार जो बूंदी जिले के क्षेत्र के अंदर जो आता है, उसी को क्या बोला जाता है? आड़ावल का पठार। तो ये अपने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश हो गए कंप्लीट। इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक राजस्थान की ज्योग्राफी से।